नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज से हम आपको ऑडिट पढ़ाएंगे। साथियों, हमने आरएसआर और जीएफआर दोनों आपको पढ़ाई भी है और हमने इन दोनों की पुस्तिका भी निकाली है, जो कि आप हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड भी कर सकते हो। उस पर भी मिल जाएगी, मार्केट में भी उपलब्ध है साथियों। ठीक है, आज से हम आपको अंकेशन ऑडिट पढ़ाएंगे। साथियों, फर्स्ट चैप्टर है अंकेशन का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार। ठीक है, इसके हमने लगभग 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी तो हम आपको कल डिटेल बता रहे हैं कितना 150 से 200। और इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हमने खासियत एक ही रखी है, जैसे कि जो मैचिंग के अर्थ है, जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सुमेलित, उनका हमने अलग से बनाया। सत्य असत्य कथन होते हैं, उनका हमने अलग से बनाया है। सामान्य क्वेश्चन का अलग से बनाया है, अर्थ का अलग से बनाया है, परिभाषा का अलग से बनाया है। एक साथ कहने का मतलब इस प्रकार से हमने डिवाइड किया है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे, आप उसको फ़ौरन आपके माइंड में एक ही टॉपिक के, एक ही क्वेश्चन के 4-5 तरीके के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे उद्देश्य के 5 या 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमने एक साथ दिया है उनको, ताकि आप लोगों में कमांड हो सके। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अंकेशन का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार। पहला चैप्टर, ये पार्ट फर्स्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए पार्ट सेकंड भी लाएंगे इसका। सबसे पहले करते हैं अर्थ। अंकेशन का अर्थ अंकों का परीक्षण होता है। अंकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच की जाती है। किस चीज़ की जांच की जाती है? खातों के अंदर जो लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यता की, शुद्धता की और प्रामाणिकता की जांच होती है, 3 चीज़ की। ठीक है, लेखों की शुद्धता एवं प्रमाणित करने की प्रक्रिया ही अंकेशन कहलाती है। जो लेखक हैं, जो उनको शुद्ध करते हैं अर्थात बिल्कुल क्लियर हो, और प्रमाणित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकेशन कहलाती है। अंकेशन को लेखा परीक्षक भी कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि अंकेशन को क्या कहते हैं, तो लेखा परीक्षक भी कहते हैं। अंकेशन का अर्थ समीक्षा एवं गुण अवगुण की परीक्षा भी होता है। ठीक है, क्या होता है? गुण अवगुण, समीक्षा एवं गुण अवगुण की परीक्षा भी होता है। खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यापन, शुद्धता एवं प्रमाणिकता ऑब्लिक विश्वसनीयता की जांच की जाती है। अंकेशन किसी व्यावसायिक संस्थाओं के खातों, लेखों एवं अंकों व विवरणों के उद्देश्य एवं क्रमबद्ध की जांच होती है। ICAI के अनुसार अंकेशन क्या है? विवेचनात्मक जांच है। कौन सी जांच है? विवेचनात्मक जांच है। ये ऑप्शन में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। JR बॉटली बॉय के अनुसार अंकेशन आलोचनात्मक जांच है। ठीक है साथियों, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हमारे प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप में डाउनलोड करके ले सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हो साथियों। ठीक है, इतिहास। सन 1494 से पूर्व 18वीं शताब्दी में अंकेशन की उत्पत्ति हुई। जब आपसे पूछा जाए कि 1494 से पूर्व में अंकेशन की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी में हुई, तो आपको आंसर देना 18वीं शताब्दी में। सन 1494 से पूर्व न्यायाधीश अंकेशक होता था। ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि सन 1494 से पूर्व अंकेशक कौन होता था? वो कौन होता था? न्यायाधीश। सन 1494 में इटली शहर के वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसियोलो द्वारा दोहरी लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। जब आपसे पूछा जाए कि दोहरी लेखा प्रणाली का जनक कौन था, तो आपको बताता है ल्यूका पेसियोलो। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कौन से सन में हुआ? सन 1494 में। जब आपसे पूछा जाए कि दोहरा लेखा प्रणाली के लेखक ल्यूका पेसियोलो थे, जो किस शहर के थे? तो इटली शहर के वेनिस शहर के। ठीक है साथियों, सन 1900 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम बनाकर प्रत्येक कंपनी को अनिवार्य रूप से अंकेशक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। सन 1900 में क्या हुआ? इंग्लैंड ने कहा, कंपनी अधिनियम बनाया जिसमें कंपनी को अनिवार्य रूप से अंकेशक की नियुक्ति का उल्लेख किया। 11 मई सन 1880 में इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। 11 मई 1880 में इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। अब हम चर्चा कर रहे हैं भारत की। भारत में अंकेशन का इतिहास 1 अप्रैल 1914 से प्रारंभ हुआ। जब आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि भारत में अंकेशन का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, तो 1 अप्रैल 1914 से। ये क्यों? इस दिन क्या था? इस दिन भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू किया गया। देखो साथियों, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए।
अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 कब लागू किया गया, तो आपको बताना 1 अप्रैल 1914 को। दूसरा क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1914 को ये पूछा जा सकता है भारत में अंकेक्षण का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल 1914 को। ठीक है। नया कंपनी अधिनियम 1 अप्रैल 1956 से लागू हुआ और 1913 अधिनियम समाप्त हो गया। ठीक है। नया कंपनी अधिनियम 1 अप्रैल 1956 से लागू हुआ और 1913 अधिनियम समाप्त हो गया था। अब चार्टेड अकाउंटेंट ही अंकेक्षक बन सकता है। साथियों अब ये महत्वपूर्ण है, ऑडिटिंग शब्द का जन्म लैटिन भाषा के शब्द ओडियार शब्द हुआ, जिसका अर्थ सुनना। अब आपसे ऑप्शन में आएगा ऑडिटिंग शब्द कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुआ है, तो आपको बताना लैटिन भाषा से। ठीक है। ओडियार शब्द का अर्थ क्या होता है, सुनना। ठीक। अंकेक्षण का उद्गम यूनान में हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उद्देश्य के बारे में, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। प्राथमिक उद्देश्य लेखा पुस्तकों की सत्यता की सघन मतलब गहरी जांच करना। प्रमुख उद्देश्यों वित्तीय विवरणों का सही एवं उचित होने के संबंध में राय प्रकट करना। लेखा पुस्तकों एवं लेखा विवरणों की प्रमाणिकता की जांच करना। अंतिम खातों की शुद्धता एवं शुद्धता की जांच करना होता है। सहायक उद्देश्य भी हैं इसके साथियों, जैसे त्रुटियों का पता लगाना, गणित, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, अन्य। छल कपट का पता लगाना, अशुद्धि व कपट को पकड़ना, अशुद्धि व कपट को रोकना, अशुद्धियों का पता लगाना, कपट अथवा गबन का पता लगाना, प्रबंध को सलाह और परामर्श देना, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना, वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करना, वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति करना, कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही पता लगाना है। अन्य ऑडिटिंग का उद्देश्य व अर्थ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऐसे 200 में बताया गया है। नियोक्ता या उसके कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए खातों एवं विवरणों का सत्यापन करना, स्पाइस एंड पेगलेर और वाटर डब्ल्यू बिग ने बताया है इसका उद्देश्य। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी रिपोर्टिंग, अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों का विचार प्रकट करने में समर्थ करना और भूल तथा कपट की रोकथाम, पकड़ तथा शुद्धि का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रबंध करना। यह मानक लेखांकन ऐसे 200 में ऐसे 240 के अनुसार इसका उद्देश्य बताया गया है। अब हम न्यायिक निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। 2 निर्णय बताएंगे हम आपको। एक है किंगस्टन कॉटन मिल्स। ठीक है। ये किंगस्टन कॉटन मिल्स जो केस था, ये इसमें कौन से जज ने दिया था, जस्टिस लोपस ने दिया था। ये सन 1896 में दिया था। इसने क्या कहा, अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। जब आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं, तो ये किसने दिया था, आपको आंसर देना है जस्टिस लोपस ने। कौन से केस में दिया गया है, किंगस्टन कॉटन मिल्स में। ठीक। अंकेक्षक एक शिकारी कुत्ता नहीं है, अंकेक्षक खूनी कुत्ता नहीं है, इसका कार्य रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है। अंकेक्षक को अपना काम सावधानी व चतुराई से करना चाहिए। सभी इसी केस में दिए गए साथियों। अंकेक्षक को संदेहशील नहीं होना चाहिए। बड़े अधिकारियों द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए कपट के लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं होता है। अब हम सेकंड केस में चर्चा करेंगे, लंदन एंड जनरल बैंक केस। इसके जस्टिस कौन थे, लिंडले थे। 1895 में इन्होंने ये केस था। अब इसमें क्या कथन कहा, इन्होंने कहा अंकेक्षक कोई बीमा करने वाला नहीं है, अंकेक्षक बीमा करता नहीं होता है, अंकेक्षक कोई गारंटर नहीं होता है, अंकेक्षक इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कंपनी की यही स्थिति ठीक वैसी है जैसी इसके खाते में प्रदर्शित होता है। यह सभी प्रकार की अशुद्धियों को पकड़ने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अंकेक्षक को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये सभी बातें इन दोनों केसों में कही गई है। ठीक है। ये वाली बातें जो हमने बताई है ये कही गई है लंदन एंड जनरल बैंक में। अब हम बात करेंगे अंकेक्षक के ऊपर। अंकेक्षण का कार्य करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। क्या, अंकेक्षण का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, अंकेक्षक। अंकेक्षण करने वाला अधिकारी अंकेक्षक होता है, जो अंकेक्षण का कार्य करे वह अंकेक्षक होता है। कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की परीक्षा जिसने पास की हो तथा इस संस्था की सदस्यता प्राप्त कर ली हो, उसे वैधानिक रूप से अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी एक्ट 1956 में ICAI का सदस्य अथवा राज्य सरकार से प्राप्त प्रमाण पत्र व्यक्ति अंकेक्षण का कार्य करता है। कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो CA द्वारा अंकेक्षण का कार्य किया जाएगा। कौन करेगा, CA करेगा। 2013 से जो नया कंपनी एक्ट आ गया अपना।
अंकेशक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। यह है किंगस्टन कॉटन मिल्स मामले दिया गया था। अंकेशक का मुख्य कार्य नियोक्ता के हितों की रक्षा करना है। अंकेशक कोई बीमा करने वाला नहीं है, न वह इस प्रकार की कोई गारंटी दे सकता है कि कंपनी की सही स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे इसके खाते प्रदर्शित होते हैं। यह लंदन एंड जर्मन बैंक के मामले में 1895 में निर्णय दिया गया था। अंकेशक अपने सहयोगियों की सहायता से खातों का परीक्षण करता है और लेखों की सत्यता, शुद्धता और नियमानुकूलता का प्रमाणन करता है। अंकेशक का मूल उद्देश्य लेखा पुस्तकों की जांच में व्यापक त्रुटियां व छल कपट का पता लगाना होता है। अंकेशन के प्रकार साथियों, जो हम आपको अंकेशन के प्रकार बताएंगे, ये 7-8 प्रकार बता रहे हैं हम आपको। इनकी डिटेल हम पार्ट 2 के रूप में जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम समझा पाएंगे, क्योंकि ये अंकेशन प्रकार सबसे अधिक है। सबसे पहले है अंकेशन के प्रकार प्रकृति की दृष्टि से, पूर्ण अंकेशन और आंशिक अंकेशन। ठीक है, 2 भागों में बांटा क्या है, पूर्ण अंकेशन और आंशिक अंकेशन। अनिवार्य दृष्टि से ऐच्छिक अंकेशन और वैधानिक अंकेशन। क्या क्या होता है, ऐच्छिक और वैधानिक अंकेशन। संस्था के संगठन की दृष्टि से एकल व्यापार का अंकेशन, साझेदारी संस्था का अंकेशन, कंपनी का अंकेशन, प्रन्यास का अंकेशन, सहकारी संस्थाओं का अंकेशन, व्यक्तियों के संगठन का अंकेशन। ये 6 प्रकार के हो गए। अब महत्व की दृष्टि से साथियों कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। लागत अंकेशन, वित्तीय अंकेशन, दक्षता अंकेशन या प्रबंध अंकेशन, मानक अंकेशन, सामाजिक अंकेशन, कर अंकेशन, रोकड़ अंकेशन, स्थिति विवरण अंकेशन और आंतरिक अंकेशन। अवधि की दृष्टि से चालू अंकेशन, अंतरिम अंकेशन, वार्षिक अंकेशन और सामयिक अंकेशन, ये 4 प्रकार के। छठा है उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य अंकेशन और विशिष्ट या तदर्थ अंकेशन। सातवां है सामान्य दृष्टि से स्वचालित अंकेशन, विस्तृत अंकेशन, संक्षिप्त अंकेशन, प्रथम अंकेशन, पश्चातवर्ती या बाद के अंकेशन, दोहरा अंकेशन और पुनः अंकेशन। इस प्रकार से ये अंकेशन के 7 प्रकार हैं। एक बार मैं प्रकार को आपको वापस रिपीट कर दूं। ये आपकी बहुत सी पुस्तिकाएं हैं जिसमें आपको नहीं मिलेंगे साथियों। ठीक है, इसको नोट करके रखना आप। देखो, अगर प्रकृति की दृष्टि से ऑप्शन में आ सकता है, प्रकृति की दृष्टि से कौन सा अंकेशन है, तो आपको बताना पूर्ण अंकेशन, आंशिक अंकेशन। अनिवार्य दृष्टि से ऐच्छिक और वैधानिक। ठीक है, संस्था की दृष्टि से एकल व्यापार, साझेदारी, कंपनी, प्रन्यास, सहकारी संस्था, व्यक्तियों का संगठन। ये सभी कौन से संगठन है, एकाकी संस्था के संगठन। महत्व की दृष्टि से लागत, वित्तीय, दक्षता, मानक, सामाजिक, कर, रोकड़, स्थिति विवरण और आंतरिक अंकेशन। अवधि के दृष्टि से चालू, अंतरिम, वार्षिक और सामयिक। ठीक है साथियों। और उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य और विशिष्ट। सामान्य दृष्टि से स्वचालित, विस्तृत, संक्षिप्त, प्रथम अंकेशन, पश्चावर्ती या बाद का अंकेशन, दोहरा अंकेशन, पुनः अंकेशन। अब विभिन्न संस्थाओं के बारे में इसमें हम बताएंगे। भारत में अंकेशन संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI की फुल फॉर्म आपको है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इस संस्था के 2 सदस्य बनाए गए थे उस वक्त। एक का नाम था एसोसिएट, दूसरा का नाम था फेलोज। एसोसिएट क्या करते थे, अपने नाम के आगे ACA लिखते थे, जबकि फेलोज ये लोग अपने नाम के आगे CA लिखते हैं और इनको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंकेशन व्यवहार समिति की स्थापना ICAI ने 17 सितंबर 1944 को की। अंकेशन व्यवहार समिति ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में विद्यमान अंकेशनों व्यवहारों के संबंध में मानकों का पुनः मूल्यांकन करना और मानक अंकेशन व्यवहारों का विकास करना है। सन 2002 में इसका नाम अंकेशन व आश्वासन मानक मंडल कर दिया गया। किसका, अंकेशन व्यवहार समिति का क्या नाम हो गया अब, अंकेशन व आश्वासन मानक मंडल, AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया है। वर्तमान में आश्वासनों के प्रकार के आधार पर SQC, SRE, SAE, SRS के नाम से भी जाना जाता है। SQC मतलब गुणवत्ता नियंत्रण मानक, ऐसे मतलब अंकेशन पर मानक, SRE मतलब समीक्षा कार्यक्रमों का मानक, SAE मतलब आश्वासन मानक कार्यक्रम पर मानक और SRS संबंधित सेवाओं पर मानक।
मानक अंकेक्षण व्यवहार का परिवर्तित नाम अब क्या किया गया, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक कर दिया गया। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स AAS केक की स्थापना कब की गई, सन 1859 में की गई। IAASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। IASB के अनुसार अंकेक्षण सभी संस्थाओं की होनी चाहिए, चाहे वे लाभ कमा रही हो या नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अंकेक्षण मानकों पर विकास एवं उन्हें जारी करना होता है। अब हम विभिन्न परिभाषाओं को बताएंगे आपको। RG विलियम्स के अनुसार अंकेक्षण को एक व्यवसाय की पुस्तकें, खातों एवं प्रमाणन की जांच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि चिट्ठा नियमानुकूल बनाया गया है या नहीं और व्यापार की सही एवं उचित स्थिति दर्शाया या नहीं। तो जब चिट्ठे की बात आती है कि चिट्ठा नियमानुकूल है या नहीं, ये परिभाषा किसने दी है, RC विलियम्स ने। लॉरेंस R डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण लेखाक्रम संबंधी लेखों की जांच है, जो ये पता लगाने हेतु की जाती है कि क्या लेखे उन सौदों को जिनके संबंध में वे लिखे गए ठीक एवं पूर्णता प्रकट करते हैं। LR डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, कपटों को ढूंढना, छूटियों को ढूंढना और सैद्धांतिक छूटियों को ढूंढना। स्पाइसर एवं पेगलर के अनुसार अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य उन खातों एवं अन्य विवरण पत्रों की सत्यता को प्रमाणित करना है जो नियोक्ता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा बनाए जाते हैं। जासेप लंकास्ट के अनुसार अंकेक्षण से तात्पर्य जांच, प्रमाणन व सत्यापन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंकेक्षण चिट्ठों की शुद्धता या शुद्धता का पता लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल क्या कहता है, अंकेक्षण किसी भी संस्था, चाहे वह लाभ कमाने के उद्देश्य हो या नहीं है, चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस समय राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। ठीक है साथियों, अब हम बताएंगे अंकेक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं। लेखा पुस्तकों की सत्यता और शुद्धता और पूर्णता विश्वसनीयता का पता करना, व्यापक त्रुटियों का पता लगाना, छल कपट को रोकना, बैंक से ऋण लेने में आसान करना, कर प्रशासन को आसान बनाना और संस्था के स्वामियों में विश्वास बनाना, ये इसके लाभ होते हैं। अब इसको अलग अलग प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, जैसे सामान्य लाभ, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान करना, लेखों को विश्वसनीय होना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होना, त्रुटि छल कपटों को नियंत्रण करना, प्रतिनिधि के द्वारा व्यापार करने में लाभदायक होना, व्यापार के विक्रय के समय सहायक होना, दिवालिया घोषित कराने में सहायक होना, ऋण प्राप्तियों में सुविधा, संस्था की साख में वृद्धि करना, शर्ती पूर्ति में सहायता करना, कर निदान में सहायता करना, बहुमूल्य सुझावों की प्राप्ति। अब साझेदारी के संस्थाओं में भी इसका लाभ होता है। साझेदारों में परस्पर विश्वास पैदा करना, नए साझेदार द्वारा प्रवेश के समय अंकेक्षित हिसाब किताब पर शीघ्र विश्वास दिलाना, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु पर अंकेक्षित खातों पर अधिक विश्वास करना, साझेदारी की समाप्ति पर बंटवारे में अधिक विश्वास करना, निष्क्रिय साझेदारों को विश्वास दिलाना। कंपनी को भी लाभ होता है। अंशधारियों को कंपनी के कार्य में विश्वास होना, जनता का कंपनी में विश्वास होना, पूंजी एकत्र करने में सहायक होना, सम्मिश्रण, संविलियन तथा पुनः निर्माण में सहायक करना, लाभांश वितरण में विश्वास दिलाना, बड़े एकाकी व्यापारी को लाभ, इसमें तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, न्यायालय में प्रमाणन माना जाना, साझेदार बनाने में सहायक होना, आयकर तथा अन्य करों के निदान में सहायक होना, मृत्यु कर निदान में सहायक, ये सभी क्या है, लाभ चल रहे हैं। अन्य व्यक्तियों को लाभ, बैंकर्स को भी लाभ होता है, सामान्य बीमा निगमों को भी लाभ होता है, कर में भी लाभ होता है, न्यायिक प्रकरणों में न्यायाधीशों को भी लाभ होता है। इस प्रकार साथियों, ये हमने आपको ऑडिटिंग का चैप्टर फर्स्ट अब आपको कराया। ये पार्ट 1 के रूप में है, अभी पार्ट 2 में अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बाकी है। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।